हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 9 बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, नाजिज्म इन जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एक्सप्लेनेशन। इससे पहले के 2 वीडियोस में हम लोग इसके सामने का पोर्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लेना। इस वीडियो में अब हम लोग कवर करते हैं यहाँ से इंडिया एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने देखा कि कैसे बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोगों के साथ, और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जो कि 20th सेंचुरी में हुआ, वो सब कुछ कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी में हुए स्मॉल एंड बिग चेंजेस का एक रिजल्ट था, और उसके वजह से ही इतना बड़ा इतने ग्रेट स्केल में जो वॉर था वो पॉसिबल हो पाया। तो अब देखते हैं कि इंडिया में क्या सारे चेंजेस हो रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो 1939 में फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना इंडियन लोगों से कंसल्ट किए इंडिया को वॉर में धकेल दिया था। इंडियन आर्मी को बर्मा और सिंगापुर में जापानीज़ के अगेंस्ट और अफ्रीका में जर्मन्स और इटलीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेजा गया। आर्मी के लिए लार्ज क्वांटिटीज़ में मटेरियल जैसे फूड ग्रेन्स और क्लोथिंग परचेज किए गए, जिससे प्राइस में शार्प इंक्रीज और मार्केट में गुड्स की स्कार्सिटी हो गई। स्कार्सिटी मतलब कमी हो गया। आर्मी वालों के लिए यहाँ पे मटेरियल और फूड ग्रेन पहुँचाना था और क्लोथिंग भी, तो ये सब चीज़ जो है वो ऑब्वियसली इंडिया के मार्केट से ही परचेज़ किया जा रहा था। तो जब इतने लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ यहाँ से परचेज़ करके ले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मार्केट है वहाँ पे इन सब चीज़ों का स्कार्सिटी हो ही जाएगा। और इस स्कार्सिटी का सबसे हॉरिफाइंग रिजल्ट था बंगाल फेमाइन, जो कि 1943 में था, जिसमें लगभग 30 लाख लोग स्टारवेशन यानी कि भुखमरी या फिर एपिडेमिक्स की वजह से मर गए थे। फेमाइन इसलिए नहीं आया क्योंकि ग्रेन का हार्वेस्ट कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने आर्मी के लिए ग्रेन बड़े क्वांटिटी में खरीद लिया था, जिससे मार्केट में स्कार्सिटी आ गई थी। ट्रेडर्स ने सिचुएशंस का फ़ायदा उठाते हुए ग्रेन को होर्ड करना शुरू कर दिया, मतलब इकट्ठा करने लगे इस उम्मीद में कि फ्यूचर में उनको इसके बदले बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उल्टा यहाँ पे तो फेमाइन आ गई कंट्री में, जिसका कि बहुत ही बड़ा जो नुकसान है वो पूरी कंट्री को ही देखना पड़ा, और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे भूख की वजह से उनका मतलब डेथ हो गया था। गवर्नमेंट लोगों को बचाने के लिए एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने के डायरेक्शन में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। इंडियन ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस वॉर में की डिमांड में फ़ायदा उठाते हुए ह्यूज प्रॉफिट कमाया और वेल्दी बन गए। नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया में शार्पली डिवाइड हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि इंडिया को इस वॉर को एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखना चाहिए, ताकि वो जर्मनी और जापान के साथ मिलकर ब्रिटिश को कंट्री से बाहर निकाल सके। प्रोमिनेंट अमंग देम वर द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद आर्मी का सिंगापुर में जर्मनी और जापान के हेल्प से ऑर्गेनाइज किया और नागालैंड और मणिपुर तक आगे बढ़ने का कोशिश किया। लीडर जैसे कि गांधी जी, नेहरू और पटेल इस लाइन ऑफ एक्शन के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि इंडिया को जर्मनी और जापान की जीनोसिडल एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इंडिया अपने ब्रिटिश रूल से आज़ादी की लड़ाई बिना जर्मनी के सपोर्ट के भी कंटिन्यू कर सकता है। इस पॉलिसी को परस्यू करते हुए गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, जिसमें मिलियंस ऑफ कॉमन लोग ग्रेट एंथुसियाज्म के साथ शामिल हुए, मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं खुशी से, अपनी मर्जी से और बहुत पूरे जोश के साथ में। कम्युनिस्ट ने हाउएवर ये महसूस किया कि हिटलर को डिफीट करना ताकि ग्लोबल डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को बचाया जा सके सबसे इम्पोर्टेंट और इमीडिएट प्रायोरिटी है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक वॉर ख़त्म नहीं होता ब्रिटेन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जब वॉर ख़त्म हुआ, तीनों स्ट्रीम्स ऑफ थॉट एक साथ आए, जिसमें नेहरू और दूसरे कांग्रेस लीडर्स जैसे कि आज़ाद हिंद सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और कम्युनिस्ट पार्टी फिर से फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव हो गई। वॉर का एक इम्पॉर्टेंट आउटकम ये था कि ब्रिटेन इंटरनेशनल लेवल पर वीक हो गया, जबकि यूएसए और सोवियत यूनियन सबसे पहले ग्लोबल पावर्स बन गए। ये कंडीशन इंडिया के ब्रिटिश रूल से आज़ादी जीतने के लिए सही सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सोवियत यूनियन, यूएसए और ब्रिटेन मेन फोर्सेस थे जिन्होंने हिटलर को डिफीट किया। इन तीनों नेशंस ने डिसाइड किया कि पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि नाजी रेजाइम को डिसमेंटल किया जाए और उन नाजी लीडर्स को आइडेंटिफाई किया जाए
जिन्हें ह्यूमन मिसाइल्स के लिए पनिशमेंट दिया जाए। नाजी लीडर्स को उनके विकेट क्राइम के लिए पनिशमेंट दिया गया, लेकिन सिर्फ 11 लोगों को ही डेथ सेंटेंस दिया गया। बाकी का ये जो जो भी थे ना, उनको सिर्फ इम्प्रिजन किया गया या फिर उन्हें लाइफ सेंटेंस दिया गया, जो उनकी क्राइम के लिए इनएडिक्वेट था। लेकिन यहाँ पे ऐसा इसलिए किया गया ना, क्योंकि विक्टोरियस नेशनल जर्मनी के अगेंस्ट एक एक्सेसिवली लार्ज हार्श स्टेप जो है वो लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो वर्सलिस ट्रीटी में किया गया था वही सेम यहाँ भी हो जाता। जर्मनी में जो इतना ग्रेट रेवोल्यूशन देखने के लिए मिला वो सब कुछ इसीलिए ना, क्योंकि उनको बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करना पड़ा था, जो वर्सलिस ट्रीटी था। अगर अभी जो जीत रहे हैं, अगर वो भी उनके साथ में कुछ बहुत ह्यूमिलेटिंग सा ही करते हैं, तो वापस से कोई नया कॉन्सिक्वेंसेस उसका देखने ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने बहुत ही हार्श स्टेप यहाँ पे नहीं लिया था। यूरोप का मैप एक बार फिर से वॉर के बाद रीड्रॉ किया गया। सोवियत यूनियन ने जो रीजन्स यूरोप में लिबरेट किए थे वो सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गए, जबकि बाकी रीजन्स और जापान यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ गए। इस तरह ईस्ट जर्मन रशियन इन्फ्लुएंस के नीचे आ गई। ईस्ट जर्मनी जो है वो रशियन इन्फ्लुएंस के नीचे आ गई, जबकि वेस्ट जर्मनी यूएस इन्फ्लुएंस के नीचे आ गया। पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और यूगोस्लेविया इंडिपेंडेंट नेशंस के फॉर्म में स्टैब्लिश किए गए, लेकिन सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बने रहे। मतलब कि सोवियत यूनियन जो था, रशिया जो था, उसके इन्फ्लुएंस में थे, उसके अंडर थे। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में थे। इस टाइप से वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, होलैंड, इटली, ग्रीस और कुछ दूसरे कंट्रीज़ भी इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए, लेकिन यूएस इन्फ्लुएंस में बने रहे। जापान में गवर्नमेंट एम्परर के अंडर रही। जापान जो है वो जापान का जो गवर्नमेंट है वो एम्परर के अंडर रहा, लेकिन नए इलेक्शंस यूएस सुपरविजन के अंडर कराए गए और एक नई गवर्नमेंट बनी, जिन्होंने एक नई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। दोनों यूएस और सोवियत रशिया ने अपने रेस्पेक्टिव स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में इकोनॉमीज़ को रीडेवलप करने के लिए प्लान्स बनाए, ताकि वॉर के दौरान जिनकी इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो गई थी वो फिर से प्रोग्रेस के पाथ पर चल सके। इस टाइम एक प्रपोजल बनाया गया जिसमें जेरूसलम और ज्वाइनिंग कंट्रीज से जीव्स के लिए एक नया नेशन कार्व आउट किया जाए। ये लैंड पैलेस्टीन के लोगों का था, इसलिए अरब्स ने अपने बीच में नए नेशन के फॉर्मेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, लेकिन यूएस गवर्नमेंट की मदद से ज्यूस स्टेट 1948 में इस्टेब्लिश हुआ और उसका नेम इज़राइल रख दिया गया, जो कि अभी आप फिलहाल आज की डेट में इज़राइल एंड पैलेस्टीन वॉर वगैरह जो देख रहे हो ना, वो ये इसी एरिया का है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कोशिश जर्मनी के डिफीट के टाइम से ही शुरू हो गया था। ब्रिटेन, सोवियत रशिया और यूएसए के लीडर्स कई बार मिले ताकि फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर और प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क को डिस्कस किया जा सके। वॉर के ख़त्म होने के बाद अक्टूबर 1945 में 50 कंट्रीज़ ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ, आजकल जिसे यूएन कहते हैं, ये बनाया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश करना और कंट्रीज़ के बीच म्यूचुअल सपोर्ट और कोऑपरेशन को एनकरेज करना था उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसके गाइडिंग प्रिंसिपल थे हर कंट्री के इंटरनल पावर स्ट्रक्चर के टूवर्ड्स रिस्पेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जस्टिस और कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन राइट्स और सोशल डेवलपमेंट को एनकरेज करना। लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के रीज़न को ध्यान में रखा गया जब नए ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। लीग ऑफ नेशन अपने मेन मेंबर कंट्रीज़ के बीच कंसेंसस के बेसिस पर चलती थी और उनके डिसीजंस को एनफोर्स करने के लिए उनके पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी। यूएन बनाने में इस बात का ध्यान रखा गया कि मेन मेंबर नेशंस के पास रिक्वायर्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ हो जो किसी मेजर डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके जिसमें उनकी बैकिंग हो। उस समय 5 मेजर कंट्रीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशल प्लेस दिया गया। अब ये 5 मेजर कंट्रीज़ है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड चाइना। इन 5 कंट्रीज़ को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनाया गया, जिसमें हर कंट्री के पास वीटो राइट था, यानी किसी भी डिसीजन को रिजेक्ट करने का पावर। अगर इन 5 नेशंस के बीच किसी इशू पर कंसेंसस होता भी था तो जॉइंटली उसे इम्प्लीमेंट कर सकते थे।
सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा यूएन के पास जनरल असेंबली भी थी जो सभी मेंबर नेशंस से बनी थी, जिसमें कई इश्यूज डिस्कस किए जाते थे और डिसीजन लिए जाते थे। इसके अलावा एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे भी था। इसका भी इस्टेब्लिश किया गया ताकि कंट्रीज़ के बीच डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके, इंटरनेशनल लॉ को इंश्योर किया जा सके और ट्रीटीज़ की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पर नज़र रखी जा सके। कई एजेंसीज बनाई गई जिसमें डेवलपमेंट और नेशंस के बीच कोऑपरेशन को फोस्टर करने का काम दिया गया, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि आप यूनेस्को के नेम से जानते हैं। देन यूनिसेफ मतलब कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। देन WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एंड UNCHR मतलब यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। आखिर 70 ईयर्स के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, उनके बावजूद UN जो है वो वर्ल्ड की पीस, डेवलपमेंट और कोऑपरेशन के लिए काम करते आ रहा है और अभी तक सक्सेसफुली ऐसे इश्यूज को डिफ्यूज़ किया गया है जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में एस्केलेट ना हो सके। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका ये लेसन। आई होप आपको कंप्लीट ये जो वीडियो था वो समझ में आया, पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। जो इसके क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है वो फिलहाल आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स अगेन।